नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 9वां जंतुओं में जनन। इसका जो पहला पार्ट है वो अपने पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत अपने क्या पढ़ा कि क्या होता है कि जो सभी जीव हैं अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया को अपनाते हैं। फिर अपने पढ़ा कि जनन की विधियां कितनी हैं। 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? इस प्रक्रिया में दोनों ही भाग लेते हैं, नर व मादा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में दोनों में से एक ही जनक भाग लेता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत अपने आगे क्या पढ़ा? मानव के जो जनन अंग हैं, नर के मादा के, वो पढ़े। और अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं? एकल कोशिका होते हैं। दोनों संलयित होकर क्या करते हैं? एक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और फिर वो युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ तक अपने जो पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसको देखने के समझने के बाद जो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि यही जो युग्मनज है वो विकसित होकर क्या करते हैं? एक संपूर्ण जीव बनते हैं। पहले आपने पढ़ा कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिकाएं मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करती है। तो वही युग्मनज विकसित होकर क्या करते हैं? एक संपूर्ण जीव बनता है, बनाते हैं। और निषेचन के प्रक्रम में माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। तो इस प्रकार संतान में कुछ लक्षण तो अपने पिता के जैसे होते हैं और कुछ लक्षण अपनी माता के जैसे होते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये कौन से लक्षण कहलाते हैं? वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। वंशानुगत लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इन लक्षणों को क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण कहते हैं। तो कुछ जीवों में जो निषेचन है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, तो इस निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन, क्योंकि यह मादा के शरीर के क्या होता है? अंदर होता है, तो इस निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, तो इनके अंतर्गत क्या होता है? जो निषेचन है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ जीवों में जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। इस मेढक, मछली, स्टारफिश ये सारे क्या हैं? जलीय जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं। तो ये अपने जो अंडे हैं, अंडाणु हैं, उनको पानी में छोड़ देते हैं, तो वहीं पर उनकी क्रिया होती है। तो ये क्या है? बाह्य निषेचन। देखते हैं कि मेढक में बाह्य निषेचन कैसे होता है। जब नर तथा मादा मेढक एक साथ पानी में आते हैं, जब नर तथा मादा मेढक एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा क्या करती है? सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। तो इनके अंडे जो मुर्गी के अंडे की तरह कवच नहीं होता। मुर्गी के अंडे तो कठोर होते हैं ना, इनके अंडे कठोर नहीं होते। ये क्या होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं। इनके अंडे बहुत ही कोमल होते हैं, इनके ऊपर कवच नहीं होता। जेली की परत इन अंडों को एक साथ रखती है। बस एक परत होती है जेली के समान, वो इनको एक साथ रखती है और वही क्या करती है? इनकी सुरक्षा भी करती है। तो क्या होता है? जब नर व मादा मेढक दोनों एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा क्या करती है? सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। इनके अंडे हैं वो मुर्गी की तरह कठोर नहीं होते, इनके ऊपर कठोर आवरण नहीं होता, लेकिन जेली के समान एक कवच होता है जो इन अंडों की रक्षा करता है। इन अंडों को क्या करता है? वो एक साथ रखता है। तो मादा जैसे ही अंडे देती है तो नर क्या करता है? उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। मादा ने अंडे दिए तो नर भी क्या करता है? उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता रहता है तथा अंडाणु के साथ संलयन करता रहता है। जल के अंदर ही यह प्रक्रिया होती रहती है। तो ये मादा के शरीर के बाहर हुई ना। तो इसी प्रकार निषेचन, ये निषेचन फिर कहाँ हुआ? मादा के शरीर के बाहर हुआ। तो इस निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। इस निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखो भ्रूण का परिवर्धन। नर व मादा युग्मक के निषेचन से क्या होता है? युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण बनाता है। दोनों के निषेचन से युग्मनज बना और यही विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता जाता है।
कोशिकाएं विभिन्न समूहों में विशिष्टीकृत हो जाती है और उत्तकों व अंगों का निर्माण करती है। देखो भ्रूण का परिवर्तन क्या होता है कि नर व मादा के निषेचन से जुग्मनज बनता है, वह विकसित होकर भ्रूण का रूप लेता है। जुग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के क्या होता है, गोले में बदल जाता है और कोशिकाएं विभिन्न समूहों में विष्टिकृत हो जाती है और उत्तकों व अंगों का निर्माण करती है। और इस विकसित होती हुई संरचना को ही क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण किसे कहते हैं, कोशिकाओं के गोले में जो बदल जाते हैं, फिर वो अलग अलग भागों में हो जाते हैं और अलग अलग अंग बनाता है, कोई हाथ, कोई पैर, कोई कान, कोई नाक। तो इसी फिर जो संरचना विकसित होती है ना, इसी संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर ही विकास होता रहता है। धीरे धीरे सारे जो शारीरिक अंग हैं, हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं और भ्रूण की यही व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकेगी, हाथ कौन सा है, नाक कहाँ है, पैर कहाँ है, उंगलियां कहाँ है, तो ये सारी जो पहचान हो सकती है ना, इसी भाग को क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। ये भाग क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु आंतरिक निषेचन होता है लेकिन यह बच्चे को जन्म नहीं देती। मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है। मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती, आंतरिक निषेचन होता है लेकिन यह क्या देती है, अंडे देती है। और मुर्गी में निषेचन के बाद जुग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। फिर नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर क्या होती है, सुरक्षित पर चढ़ जाती है और कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। आंतरिक निषेचन होता है लेकिन ये क्या करती है, अंडे देती है, बच्चे को जन्म नहीं देती। धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे की ओर आता है तो उस पर कठोर आवरण आता है, जो उस अंडे पर कठोर परत होती है ना, वह आ जाता है। और मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में कितना समय लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। तो उस मायन के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है और अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी अवधि में हो जाता है। अंडे से चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लगता है लेकिन मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है उसको ऊष्मा देने के लिए। और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद वह कवच के प्रस्फुटन के बाद कवच को तोड़कर चूजा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। कितना टाइम लगता है, 3 सप्ताह का टाइम लगता है। और उसको ऊष्मा देने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है और अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी अवधि में ही होता है। और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा क्या होता है, बाहर आता है। अब देखो जरायुज और अंड प्रजक जंतु। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं लेकिन कुछ क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो जो तो शिशु को जन्म देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। देखो कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं, जो बाद में अंडों से क्या बनता है, चूजों का या शिशु का विकास होता है। तो वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। जरायुज जंतु कौन से कहलाते हैं, जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, मनुष्य, हाथी, बाघ आदि। लेकिन जो कुछ जंतु अंडे देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे मुर्गी, छिपकली, पक्षी, तितली आदि, वे क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। शिशु से वयस्क, एक जो नवजात जन्मे प्राणी और अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी वृद्धि करते हैं और वयस्क बन जाते हैं। देखो पहले छोटा होता है शिशु, फिर धीरे धीरे विकास होकर वो बड़ा रूप धारण करता है, वयस्क बनता है। तो एक नवजात जन्मे प्राणी और अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी वृद्धि करते हैं और क्या बनते हैं, वयस्क बनते हैं। और कुछ जंतुओं में नवजात वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। कुछ जंतुओं में क्या होता है ना, जो छोटे हैं उनको पहचान नहीं सकते कि ये बड़े हो गए तो ये वो वाले छोटे थे। इसके लिए देखो रेशम का, रेशम में पहले अंडा होता है, अंडे से लार्वा बना, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से क्या बना, वयस्क बना। तो अपने पहचान नहीं सकते कि अंडा, लार्वा, लार्वे से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क, लार्वे से अपने जो वयस्क बनता है ना उसे अपने पहचान नहीं सकते, तो इसलिए वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी प्रकार मेढक का जीवन चक्र, मेढक में
मेंढक का जीवन चक्र, मेंढक में भी क्या होता है, पहले अंडे होते हैं, अंडे से ये टैडपोल बनता है, टैडपोल फिर बाद में बड़ा होता है और फिर क्या होता है, वयस्क बनता है। तो ये टैडपोल है ना, ये तो मछली की तरह पानी में तैर सकता है। इस टैडपोल को देखते हुए कह नहीं सकता कि ये टैडपोल इस मेंढक का बच्चा है या फिर बड़ा होकर ये वयस्क मेंढक बनेगा। तो इनको अपने पहचान नहीं सकते कि पहले अंडे से जो टैडपोल बनता है वो टैडपोल की पूंछ होती है और वह मछली की तरह ही होता है और वह पानी में तैर सकता है। तो बड़ा होकर वो इस मेंढक का निर्माण करता है, ये मेंढक वयस्क मेंढक बनता है। लेकिन छोटे अपने टैडपोल को पहचान कर कह नहीं सकते कि ये बड़ा होकर इस प्रकार बनेगा। देखो मेंढक में भी अंडा, अंडे से टैडपोल और टैडपोल से वयस्क। जो टैडपोल होता है वो वयस्क मेंढक से बिल्कुल ही भिन्न होता है। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है और जो छलांग लगा सकता है, टैडपोल है ना वयस्क में बदल सकता है, वैसे में जो छलांग लगा सकता है। टैडपोल में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तनों के साथ वह वयस्क में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, मतलब टैडपोल से जो वयस्क मेंढक बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। कि उसकी काया ही पलट गई, उसे क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। लेकिन मानव के बच्चे को छोटे में ही वह सारे अंग विकसित होते हैं जो बड़े में होने चाहिए। तो मानव में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती। कायांतरण की प्रक्रिया किस में होती है, मेंढक में होती है। इसमें कुछ विशेष शारीरिक परिवर्तन होते हैं और वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। कि उसकी काया ही पलट गई, तो ये क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। कि छोटे बच्चे को देखकर अपने कह नहीं सकते कि बड़ा होकर यह मेंढक बनेगा। परंतु मनुष्य के जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चे के अंदर वे सारे अंग होते हैं जो बड़े होकर एक वयस्क आदमी में होने चाहिए। तो मनुष्य के अंदर कोई भी कायांतरण नहीं होता। अब तक अपने जितना पाठ पढ़ा वो था लैंगिक जनन का। तो अगली वीडियो में अपने क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में। धन्यवाद।